राधे राधे friends, welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my videos. So today we will discuss about chapter number 7, linear functions and dual space of BSc 5th semester maths first book, group and ring theory and linear algebra, lecture number 2. जी हाँ, लेक्चर नंबर 2 इसका एक लेक्चर हो चुका है। अगर आपको इसके प्रीवियस का लेक्चर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से जाकर प्रीवियस का लेक्चर देख सकते हैं। साथ ही इसके 6 चैप्टर्स हो चुके हैं। अगर आपको उनमें से किसी चैप्टर की किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए, लेक्चर चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट मैं आपको दूंगी उसमें सारे चैप्टर्स की वीडियोस ऐड ऑन हैं। साथ ही बीएससी 5th सेमेस्टर के सिवा भी मेरे चैनल पर 1st to 4th सेमेस्टर तक के सारे मैथ्स के वीडियोस लेक्चर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर चाहिए और आपको नहीं मिल रही है तो आप मेरे को यहाँ कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। साथ ही आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, मैं बता देती हूँ, बीएससी 5th सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक हैं, जिसमें से अभी फर्स्ट बुक चल रही है ग्रुप एंड रिंग थ्योरी। सेकंड बुक भी हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे। सो मैं दिखा देती हूँ, अगर आपने इसका फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, ये था इसका फर्स्ट लेक्चर, तो ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि चैप्टर का नेम है लीनियर फंक्शंस एंड डुअल स्पेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ लीनियर फंक्शन एंड डुअल स्पेस। तो मैंने ये लीनियर फंक्शन और डुअल स्पेस की डेफिनेशन, कंडीशन सब कुछ बताया था। उसके सिवा जो इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी बताया था, जैसे डुअल बेसिस, सेकंड डुअल स्पेस और एनिलेटर्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इस चैप्टर के जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को उठाकर देखिएगा, आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। अब आज का जो टॉपिक है वो हमारा इससे मिलता जुलता है, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, एनिलेटर्स। तो आज हम जानेंगे एनिलेटर्स ऑफ एन एनिलेटर्स। एनिलेटर्स का भी एनिलेटर क्या होता है। एक ही टॉपिक रह गया था, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई थी तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में नहीं लिया था। आज सेकंड लेक्चर में मैं इसकी टॉपिक ले लेती हूँ और साथ ही फिर हम डुअल बेसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है आज एनिलेटर्स ऑफ एन एनिलेटर्स। सो गाइस, मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दी है एनिलेटर्स ऑफ एन एनिलेटर्स। तो मैं इसकी डेफिनेशन और कंडीशंस सब कुछ नोट कर देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन नोट कर दी है, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। लेट वी बी द वेक्टर स्पेस। वी क्या है? एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड, फील्ड के ओवर एफ। अब वेक्टर स्पेस क्या होता है, फील्ड क्या होती है, ये सब हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसका पूरा पर्टिकुलर एक टॉप चैप्टर था वेक्टर स्पेस, चैप्टर नंबर 4। फील्ड भी हमने चैप्टर नंबर 1 रिंग में पढ़ा है। इफ एस इज एनी सबसेट ऑफ वी, अब जो वेक्टर स्पेस है उसका कोई सबसेट है एस, ध्यान से समझिए, देन एस नॉट इज अ सब स्पेस ऑफ वी डैश। तो एस नॉट क्या है? सब स्पेस होगा। एक वेक्टर स्पेस वी है, उसका कोई सबसेट है एस, तो उसका जो सब स्पेस होगा वो एस नॉट होगा। बाय द डेफिनेशन ऑफ एनिलेटर, तो एनिलेटर की जो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में डेफिनेशन पढ़ी थी एनिलेटर्स की, उसी की ये बात कर रहे हैं यहाँ पर। बाय द डेफिनेशन ऑफ एनिलेटर वी हैव, देखिए एनिलेटर को जब डिनोट करना होता है तो उस पर हम इस तरह से नॉट लगा देते हैं, एस नॉट के ऊपर भी नॉट। तो एनिलेटर ऑफ एन एनिलेटर यही कहलाएगा कि नॉट के ऊपर नॉट, इसका मतलब एनिलेटर ऑफ एन एनिलेटर। तो एस डबल नॉट हो गया इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू वी डैश सच डेट एल एफ इक्वल्स टू के 0। ये इसकी कंडीशन है। फॉर एवरी कंडीशन जो एफ होगा वो बिलोंग करेगा एस नॉट से, और एस नॉट क्या था? सब स्पेस था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एस डबल नॉट इज a subspace of V double dash and V is finite dimensional। V क्या है? फाइनाइट डायमेंशनल है। ऑल्सो एस डबल नॉट इक्वल्स टू के अल्फा बिलोंग्स टू V सच डेट एफ अल्फा इक्वल्स टू के 0, एफ अल्फा इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी कंडीशन एफ बिलोंग टू एस नॉट। यहाँ पर और यहाँ पर सेम ही है, बस यहाँ पर अल्फा लिया गया है, यहाँ पर एल लिया गया है। सो ये थी एनिलेटर ऑफ एन एनिलेटर की डेफिनेशन और कंडीशन। सो जैसा कि मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला कि अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस को करते हैं। सो मैं यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर देती हूँ गाइस, फिर आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो देखिएगा,
फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट किया है, इफ b इक्वल्स टू -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 इज अ बेसिस ऑफ V3R। इट मीन्स है एक यहाँ पर b दिया हुआ है जो कि बेसिस है एक वेक्टर का, V3 का मतलब है एक वेक्टर का। देन फाइंड द डुअल बेसिस ऑफ B। आपको यहाँ पर इसका डुअल बेसिस निकालना है। देखिए डुअल बेसिस की मैं यहाँ पर डेफिनेशन कंडीशन सब बता चुकी हूँ आपको, ठीक है, डेफिनेशन और कंडीशन दोनों ही बता चुकी हूँ। अब मेरी बात सुनिए, आपका बेसिस है कोई, आपको उसको प्रूफ करना है, वो सॉरी उसका फाइंड करना है डुअल बेसिस। डुअल बेसिस की कंडीशन थी जो कि मैं फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ, इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोलती हूँ कि अगर आपने इसके प्रीवियस के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जिस भी चैप्टर के टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं उसको देख लें, क्योंकि मैथ्स में ऐसा होता है जो आप आगे के टॉपिक पढ़ते हैं उसमें आपका जो प्रीवियस टॉपिक की नॉलेज होती है वो कनेक्ट होती है, वो लिंक करती है। बिकॉज मैथ्स जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपनी प्रीवियस नॉलेज से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करता है। ये और सब्जेक्ट्स की तरह नहीं होता, जो हमने पहले टॉपिक पढ़ा है वो हमारी फर्दर टॉपिक्स में यूजलेस होता है, ऐसा नहीं होता। मैथ्स में ऐसा होता है कि अगर आपने एडिशन सीखा है तभी आप मल्टीप्लिकेशन भी सीख सकते हैं। एक लैडर की तरह होती है मैथ्स, आप चढ़ते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखते जाते हैं। सो यहाँ पर डुअल बेसिस का ये कंडीशन थी, फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। जैसे इस तरह से फंक्शन होता है साई आई वी जे, कुछ भी हो सकता है फंक्शन, ठीक है। तो उसमें अगर ये जो आई और जे होते हैं, अगर ये आई जे इक्वल होते हैं तो वहाँ पर कंडीशन बनती है 1, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते तो वहाँ पर कंडीशन बनती है 0। अब ये बात मैंने बताई थी। अब जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगी। डेफिनेशन भी, डेफिनेशन से क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन से डेफिनेशन, दोनों ही चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर जो बेसिस दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था, बेसिस दिया हुआ था ये पूरा ब्रैकेट है। तो इसके जो हर एक टर्म है इसको हम कंसिडर कर लेते हैं अपने पास। जैसे E1 आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, x1 x2 x3, मैं यहाँ पर E1 ले रही हूँ, ठीक है। E1 जो मैंने कंसिडर करा वो मैंने फर्स्ट वाला ब्रैकेट करा -1 1 सेकेंड वाले ब्रैकेट को मैंने कंसिडर करा E2 1 -1 एंड +1 है। फिर E3 इज़ 1 1 एंड -1। इस तरह से मैंने बेसिस में जो ब्रैकेट्स थे अलग अलग इनको कंज्यूम कर लिया है। अब बेसिस ऑफ ये क्या बन रहा है, ये है इज़ आ, जैसा कि क्वेश्चन में बोला भी था, बेसिस ऑफ V3R, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कंडीशन लेनी होगी वेयर, देखिए यहाँ पर V की जगह मैंने यहाँ पर E लिया है, और आप कुछ भी ले सकते हैं वेयर, आप इस तरह से ले सकते हैं साई आई ई जे, साई ले सकते हैं, फाई ले सकते हैं, कुछ भी चाई ले सकते हैं, ये सारे फंक्शंस आप ले सकते हैं। जो कंडीशन मैंने आपको बताई 1, जब क्या होगा आई और जे इक्वल होंगे 0, जब आई और जे नॉट इक्वल टू 0 होंगे, ठीक है, नॉट इक्वल होंगे आपस में। तो यहाँ पर आपकी कंडीशन बनी है। अब देखिए हमने यहाँ पर फंक्शन क्या लिया है साई, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, या मैं आपको नेक्स्ट पेज पर बता देती हूँ, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैं क्लोज कर देती हूँ जिससे आपको दिख जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया साई 1 जो होगा वो XYZ का वेरिएबल होगा, जो फंक्शन है वो किसका होगा, XY और Z का। तो इस तरह से आपको अपने पास से लेना है, ये अपने पास से समझना है, ये इसका फॉर्मेट है। आपको जब भी डुअल बेसिस के क्वेश्चंस आएँ, डुअल बेसिस फाइंड करने के लिए बोला जाए, आपको यही फॉर्मेट के साथ चलना है। सो यहाँ पर मैंने एक साई 1 फंक्शन लिया है जिसको मैं अपने पास से लेती हूँ A1x प्लस B1y प्लस C1z। इसी तरह से मैं साई 2 लूँगी, इसी तरह से मैं साई 3 लूँगी, और ये तीनों ही फंक्शन XYZ के हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब नीचे हो जाएगा A2x प्लस B2y प्लस C2z। सेम यहाँ पर A3x प्लस B3y प्लस C3z। ये आपके सारे फंक्शंस हो चुके हैं। अब इसको आप अपने पास से कुछ भी इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। क्लियर दिख रहा है आपको, ये थोड़ी सी ब्राइटनेस इसकी हल्की हो गई है, रुक जाइए, अब ठीक है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इक्वेशन को मान लिया है। अब एक्चुअल में आपको निकालना है एक एक करके सबको। मतलब देखिए मैं यहाँ पर साई 1 को निकालना चाहूँगी तो मैं साई 1 के प्लेस पर ये वाला रख दूँगी, साई 1 E1 है ना, यहाँ पर साई 1 E1 जब मैं निकालूँगी तो
साई वन E1 मैं पहला वाला निकालना चाह रही हूँ, तो साई एज इट इज़ E1 की वैल्यू कितनी है, इधर देखिए E1 की वैल्यू कितनी है, -1 1, तो साई वन E1 कितना है, -1 1 एंड 1, समझिए। इसी तरह से जब मैं साई टू E2 लिखूंगी तो मैं E2 वाला ब्रैकेट लिखूंगी जिसमें था 1 -1 एंड 1। साई थ्री लिखूंगी तो E3 की वैल्यू रखूंगी साई 3 1 1 एंड -1। अब देखिए साई 1 का मतलब है ये XYZ दे रखे हैं, साई वन एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर XYZ के प्लेस पर आपको ये वैल्यूज रखनी है। देखिए ध्यान से समझिए, साई वन 1 -1 और 1 बन गया है। सो यहाँ पर साई वन XYZ है, यानी कि ये जो टर्म्स हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये XYZ हैं। फर्स्ट वाला X है, सेकंड वाला Y है, थर्ड वाला Z है। सो यहाँ पर जो ये इक्वेशन है, साई वन की वैल्यू है, साई टू की, साई थ्री की, इन सब पर आपको सब्सटीट्यूट करनी है XYZ की वैल्यू। तो XYZ की वैल्यू जब आप सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस का A1 प्लस का B1 प्लस का C1, यहाँ पर हो जाएगा A2 माइनस का B2 प्लस का C2, यहाँ हो जाएगा A3 प्लस B3 माइनस का C3। सो यहाँ पर मैंने XYZ की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा जाने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। डुअल बेसिस वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से होते हैं। एक मिस्टेक हमसे ये हो गई है कि यहाँ पर आपको पहले जब आप फर्स्ट निकालना है तो आपको सब फर्स्ट ही निकालना है। इट मीन्स आपको यहाँ पर इस तरह से आप लिख लीजिए, टू फाइंड साई वन XYZ। अभी हम केवल साई वन के निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो सारे 1 ही रहेंगे। इस चीज़ को समझिए, जो मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पर अभी हम केवल और केवल साई वन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम साई वन की बात करेंगे, फिर साई टू की, फिर साई थ्री की। तीनों को एक साथ नहीं करेंगे। मैंने तीनों को एक साथ ले लिया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पर साई वन लेना है। अब देखिए यहाँ पर हम लगाते हैं एक विधि जिसके द्वारा से हम ABC की वैल्यू निकालते हैं, जिसे हम बोलते हैं वज्र गुणनखंड विधि। सो यहाँ पर मैंने इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने A1 B1 C1 ले लिया है। अब इसमें करते क्या है, इसमें करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 -1 -1 एंड देन 1 + 1। देखिए कैसे करते हैं वज्र गुणनखंड विधि में, जो आपके कोफिशिएंट होते हैं उनको लिख लीजिए, जो आपके वेरिएबल होते हैं उनको लिख लीजिएगा A1 B1 C1, बीच वाले में माइनस लगा देते हैं तीनों के इक्वल। फिर उसके बाद ये देखिए ध्यान से, हम अभी फर्स्ट वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में इक्वल 1 होगा, बाकी दोनों में 0 होगा। ठीक है, इक्वल 1 होगा, बाकी दोनों में 0 होगा। तो क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों इक्वेशंस में करेंगे। तो जैसे हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं तो फर्स्ट वाले को हाइड कर देंगे, तो 1 1 = 1 1 1 = 1 माइनस माइनस प्लस। इसी तरह से हम सेकंड को करेंगे तो सेकंड वाले को हाइड कर देंगे, 1 1 = 1 माइनस के 1 1 1 = 1, बीच में माइनस आता है तो माइनस। फिर थर्ड वाला करेंगे तो थर्ड वाले को हाइड कर देंगे, 1 1 = 1 माइनस का प्लस हो जाएगा 1 1 = 1। तो इसको मैं डिटेल में बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि ये 8th 9th क्लास में आप सीख कर आए होंगे वज्र गुणनखंड विधि। तो यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि वीडियो हमारी लेंथी जाने वाली है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ये डुअल बेसिस के बड़े होते हैं। सो देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा A1/0 इक्वल्स टू के माइनस के B/-2 एंड C1 इज इक्वल्स टू अपॉन 2। सो देखिए यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल होके A1 की वैल्यू कितनी आएगी, 0, बिकॉज मैं यहाँ को K रख रही हूँ। B1 की वैल्यू आएगी 2K एंड C1 की वैल्यू आएगी 2K अगेन। ठीक है, अब इससे एक इक्वेशन बनती है, बनाते हैं। 0 + 2K + 2K इक्वल्स टू के 1, 4K इक्वल्स टू के 1, K इक्वल्स टू के 1/4। जब K इक्वल्स टू के 1/4 आ गया तो यहाँ से हम ABC की वैल्यू निकालेंगे। ABC की वैल्यू निकालने पर A1 = 0, यहाँ पर पुट करेंगे ना हम A B1 एंड C1, इसमें K की वैल्यू पुट करेंगे। जब B की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, B1 पर 1/2, ठीक है, एंड C1 की वैल्यू आएगी अगेन 1/2। सो यहाँ से हमने पहले K की वैल्यू निकाली, फिर K की वैल्यू के बाद हमने B की वैल्यू A1 B1 C1 की वैल्यू निकाली। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम A1 B1 C1 की वैल्यू रख देते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, A तो 0 है तो X वाला तो लिखना ही नहीं है, Y वाला लिखना है, 1/2 1/2 दोनों में कॉमन Y + Z। ये क्या निकल कर आया आपका 5
या फिर आपने साई माना है तो साई 1 XY Z। तो ये आपका साई 1 निकल कर आ गया है। सेम आपको साई 2 निकालना है और साई 3 निकालना है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा था टू फाइंड साई 1, इसी तरह से मैं यहाँ लिखूंगी टू फाइंड साई 2 XY Z। सेम आपको यही करना है, साई 2 साई 2 साई 2 E1 E2 E3, सेम प्रोसेस यही करना है। मैं इसलिए यहाँ पर बिल्कुल फास्ट आपको बता रही हूँ जिससे वीडियो लेंदी नहीं हो। जितनी वीडियो लेंदी होती है उतनी ही बोरिंग लगती है। बाकी साई 2 साई 2 साई 2 एज इट इज़। E1 की वैल्यू लगाएंगे हम, E2 की वैल्यू लगाएंगे और E3 की वैल्यू लगाएंगे। यहाँ पर हम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन तो सेम ही बनेगी, बस डिफरेंस इतना है कि 1 के बदले अब सब जगह 2 चलेगा। 1 की जगह क्या चलेगा अब सब जगह? 2। ठीक है, उसके बाद देखिए अभी फर्स्ट इक्वेशन अब 0 हो जाएगी, यहाँ पर 1 दी और सेकंड वाली 1 देगी, थर्ड वाली भी 0 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से अब हम यहाँ पर वज्र गुणनखंड विधि लगाते हैं। A2 B2 C2, बीच वाला नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अब की बार सेकंड वाली इक्वेशन आपको नहीं करनी है, फर्स्ट और थर्ड के बीच में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा -1 -1 यहाँ मैं थोड़ा सा डायरेक्ट बता रही हूँ, आपको खोल कर नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वज्र गुणनखंड विधि आप बहुत छोटे क्लासेस में सीख कर आए होंगे, तो वो बताने अगर मैं बैठूंगी तो टाइम वेस्ट ही होना है, इसलिए। अभी तो आप ग्रेजुएशन की मैथ कर रहे हैं, वो भी लास्ट ईयर की, ठीक है, 5th सेमेस्टर की, तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। के लेट कर लेते हैं इसमें, फिर के की वैल्यू निकालते हैं। A2 इज -2K, B2 इज 0 एंड C2 इज ऑलवेज -2K। नहीं, -2K नहीं, +2K, क्योंकि हमने तीनों में से जो है वो माइनस का कॉमन, चलिए बाद में ले लेंगे, अभी इसको माइनस माइनस रख लीजिए या इसको प्लस का बना लीजिए, क्योंकि हमने तीनों में से ही माइनस को हटा दिया। बस फिर के की वैल्यू रखनी है, तो के कितना होगा, हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। जब इसमें से लेंगे के की वैल्यू तो कितनी आएगी, 2K + 0 + 2K = 1, इट मीन्स 4K = 1, इट मीन्स K = 1/4। K = 1/4 आ गया है। नेक्स्ट पेज पर मैं आपको बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/4 आ गया है, K की जो वैल्यू आई है वो 1/4 आ गई है। अब हम इसको इक्वेशन में रखेंगे। इक्वेशन में जब रखेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगी A2 की वैल्यू 1/2, सेम जैसे अभी ऊपर मिली थी। B2 की वैल्यू 0 एंड C2 की वैल्यू 1/2 अगेन। उसके बाद हम इक्वेशन में जब रखेंगे तो आपको मिलेगा साई, मैं यहाँ पर बार बार फाई बना रही हूँ क्योंकि मैं फाई लेट करती थी, अब की बार मैंने साई लेट किया है। साई 2 = XYZ कितना बनेगा, 1/2 X + Z, क्योंकि सेकंड वाला B है, Y यानी कि नहीं होगा, इसमें 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने निकाला साई 2। क्लियर। इसी तरह से आपको थर्ड वाला निकालना है, ये आपको होमवर्क के लिए है क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ कि आपका साई 3 कितना आएगा। साई 3 आएगा 1/2 X + Y, क्योंकि उसमें Z नहीं आएगा, C वाला जो होगा वो 0 होगा। सेम ही करना है सब में, तो आप यहाँ पर सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं। सिमिलरली साई 3 इज 1/2 X + Y। क्लियर। सो यहाँ से आप लिखेंगे डायरेक्ट, हैंस द dual basis is phi1 = 1/2 y + z, phi2 या फिर psi2, आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। psi1 ले लीजिए, यहाँ पर psi2, कंफ्यूज नहीं होना है। 1/2 x + z, इसी तरह से psi3 या फिर phi3 कुछ भी बोल सकते हैं। 1/2 X + Y। सो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है और टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। डुअल बेसिस के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ जाते हैं, लॉन्ग में आता है और 15 नंबर का आता है, तो देखिए कोई भारी नहीं है अगर आप स्पीड में करें और समझ के करें
और अगर आपने प्रैक्टिस करी हो, बिकॉज मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, तो आप आराम से क्वेश्चन लगा लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल सेम काम जो हमने साइड 1 के लिए किया वही साइड 2 के लिए करना है, वही साइड 3 के लिए करना है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर मोर मोर।